हेलो दोस्तों, आज अपने इस 28वें दिन के ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से हम सब अपने कल तक पढ़े गए टॉपिक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के सिंपल यानी कि असर्टिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस को पूरा करेंगे और जानेंगे कुछ उन चीजों के बारे में भी जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के टॉपिक में एक्सेप्शंस के तौर पर यूज की जाती हैं। दोस्तों, एक्सेप्शंस हम उन चीजों को कहते हैं या एक्सेप्शन वर्ड उन जगहों पर उन चीजों के लिए यूज किया जाता है जो चीजें अपने द्वारा अपने लिए बनाए गए रूल्स को फॉलो नहीं करती हैं और अपने ही तरीके से चीजों को संभालती हैं या चीजों को सॉल्व करती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, बोर्ड पर एक तरफ मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं और दूसरी तरफ कुछ ऐसी चीजें लिखी हैं जो इस टॉपिक में हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज सबसे पहले इन सेंटेंसेस से। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि जैसे हमने टेंसेस में कुछ सेंटेंसेस की हेल्प से प्रैक्टिस करी, जैसे हमने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में कुछ सेंटेंसेस की हेल्प से प्रैक्टिस करी, उसी तरह डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में भी हम सभी लोग पूरी कोशिश करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप एक एक सेंटेंस को पढ़ते हुए एक एक तरीके के सेंटेंस को सॉल्व करते चलें। सबसे पहले ये वो सिंपल सेंटेंसेस हैं दोस्तों जिनको करने का तरीका हमने अभी तक सीखा है। इसके बाद हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पर जाएंगे, इंपेरेटिव सेंटेंसेस पर जाएंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस पर जाएंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पर जाएंगे या ऐसे कुछ और सेंटेंसेस की बात करेंगे जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के टॉपिक में करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, आज के ये सेंटेंसेस मैं आपको करके नहीं देने वाला हूं, ये सारे सेंटेंसेस मैं आपको एक एक करके समझाने वाला हूं। ये सारे सेंटेंसेस आपको अपने आप में एक नई चीज सिखाएंगे। आपको अपने आप घर पे बैठकर कॉपी में इन सेंटेंसेस को समझने के बाद करके देखना है ताकि आपको ये पता चल सके कि आपको ये टॉपिक कितना समझ में आया है और पढ़ी गई चीजें आपको कितनी समझ में आती हैं। दोस्तों, ये सारी चीजें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी जानना बहुत जरूरी है या हर उस इंसान के लिए जानना बहुत जरूरी है जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के टॉपिक में महारत हासिल करना चाहता हो। तो दोस्तों, शुरुआत करेंगे हमारे सबसे पहले सेंटेंस से। ये सेंटेंस है शी सेज आई एम अ लिटिल वरिड। इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद सबसे पहले आपको इस तरफ ध्यान लगाना है कि ये सेंटेंस कौन सी स्पीच में है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम सेंटेंसेस को वर्बली करेंगे, मैं वर्बली ही आपको यहां पर समझा दे रहा हूं ताकि आप इन 8 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर सकें और व्हाट्सएप के माध्यम से हम सब लोग या कमेंट बॉक्स के माध्यम से इनके सॉल्यूशन चेक कर सकें, चेक करवा सकें। तो दोस्तों, यहां पर लिखा है शी सेज आई एम अ लिटिल वरिड। सबसे पहले मैंने देखा कि इस सेंटेंस के दो पार्ट हैं, पहला इन्वर्टेड कॉमास से पहले, दूसरा इन्वर्टेड कॉमास के बाद। उसके बाद मेरे को जब ये पता चल गया कि इसके दो पार्ट हैं तो मुझे सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब है और कौन सा रिपोर्टेड स्पीच है। जैसा कि हमें पता है दोस्तों, इन्वर्टेड कॉमास में जो इन्वर्टेड कॉमास के पहले वाला पार्ट होता है वो तो कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब और जो बीच का पार्ट होता है इन्वर्टेड कॉमास के वो कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। तो जैसा कि हमने यहां रिपोर्टिंग वर्ब देखा दोस्तों, मुझे समझ में आ गया कि यहां पर शी सब्जेक्ट है और सेज एक वर्ब है। दोस्तों, ये चीज हमारे देखने लायक है कि ये जो सेज है ये अब तक करे गए सेंटेंसेस से हमारे लिए डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है दोस्तों? वहां पर हमने हर जगह सेड पढ़ा था, यहां पर पहली बार हमने सेज देखा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहां पर यूज करी गई वर्ब फॉर्म्स अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन सभी में कुछ प्रेजेंट में है, कुछ पास्ट में है और कुछ फ्यूचर में है। जो सेज लिखा होता है जहां पर या से लिखा होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा प्रेजेंट टेंस में होती है। जहां पर सेड लिखा होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा पास्ट में होती है और जहां पर विल शैल करके आया होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा फ्यूचर टेंस में होती है। अब सबसे पहले दोस्तों हमें यह जानने की जरूरत है कि जब कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब में जो वर्ब होती है वो चेंज हो जाती है, अगर वो पास्ट टेंस में सेड ना होकर के से, सेज या विल से या शैल से हो तो हम क्या करें? दोस्तों, ऐसे केस में जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला पोर्शन होता है उसमें आपको जो नाउन प्रोनाउन होता है वो तो चेंज करना होता है
और जो टेंस होता है वो चेंज नहीं करना होता है। मेरी ये बात दोबारा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, वो सेंटेंसेस, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस जिनमें रिपोर्टिंग वर्ब या तो प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, उस केस में हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाली रिपोर्टेड स्पीच को ध्यान में रखते हुए ये बात याद रखनी है कि ऐसे केसेस में जहां पर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर और प्रेजेंट में है, वहां सिर्फ नाउन और प्रोनाउन चेंज होगा, वहां पर टेंस एज इट इज लगेगा। इसका मतलब अभी तक आप जानते थे कि जब हम इज एम आर की बात करते थे तो हम उसे वॉज वर में चेंज कर देते थे, या वॉज वर की बात करते थे तो हम उसे हैड बीन में चेंज कर देते थे। यहां आप देखिएगा दोस्तों, आपको पता है कि यहां पे हमने एक नया रूल सीख लिया है आपको याद रखने के लिए कि जब कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या टोल्ड होगा या रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी, तो आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर दी हुई रिपोर्टेड स्पीच का नाउन प्रोनाउन भी चेंज करोगे, टेंस भी चेंज करोगे और अदर्स वाले जितने वर्ड्स होते हैं वो भी चेंज करोगे। पर जैसे ही रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हुई, आपको सिर्फ नाउन प्रोनाउन चेंज करना है, टेंसेस चेंज नहीं करना है और अदर वाला चेंज करना है। तो यहां पे वो केस आ चुका है दोस्तों। इसका मतलब आई यहां पर फर्स्ट पर्सन है दोस्तों, फर्स्ट पर्सन शी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो फर्स्ट पर्सन शी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। इसका मतलब ये हो गया कि वो चला जाएगा शी वाली लाइन पर फैमिली ऑफ प्रोनाउंस में, और वहां से हम कोई एक वर्ड ऐसा ले आएंगे जो यहां पे इज एम आर के साथ लग सके। जैसे अगर मैं आई हटाता हूं तो मुझे अगला वर्ड एम देखना है, ये है इज एम आर की कैटेगरी में, आपको उसी टेंस की टेबल में मिल जाएगा। जब ये आपको टेंस की टेबल में मिलता है तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यहां पर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है। इसका मतलब मैं इज एम आर को वॉज वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करूंगा, मैं इज एम आर को इज एम आर के अकॉर्डिंग ही चेंज करूंगा। यानी कि अगर मैं आई हटा रहा हूं तो मुझे इज एम आर के हटाने की जरूरत नहीं है, मुझे इज एम आर इन तीनों में से कोई एक शब्द यहां पर दोबारा लगाना है। तो मैंने क्या देखा दोस्तों, आई तो मेरा शी बन गया क्योंकि वो शी के अकॉर्डिंग शी बन जाता है। उसके बाद इज एम आर, अब मैंने जब ये रूल पढ़ा कि इज एम आर के अकॉर्डिंग ही रहेगा, तो मैंने यहां लिख दिया शी इज, क्योंकि टेंस चेंज नहीं करना है। तो मैंने इज एम आर को वॉज वर्ब में चेंज नहीं करा, मैंने इज एम आर में से इज में ही रखा, शी इज अ लिटिल वर्ड। ये एक सेंटेंस दोस्तों मैंने आपके लिए यहां पर कर दिया है। इसमें आप देख सकते हैं कि बाकी सब कुछ सेम है। शी सेज दैट, आई शी के अकॉर्डिंग बन गया शी। इज एम आर वैसे तो वॉज वर्ब में चेंज होता है, पर जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो ये इज एम आर में ही रहने वाला था, इसलिए मैंने वॉज वर्ब की जगह यहां पर इज लिख दिया और सेंटेंस बन गया शी इज अ लिटिल वर्ड। तो पहले ही सेंटेंस में आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ा एक सेंटेंस मैंने करके दे दिया। अक्सर वहां पर होता यही है, वहां पर रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर दिया जाता है, हम बिना देखे टेंस नाउन प्रोनाउन सब चेंज कर देते हैं उठा के, जबकि हमें यह देखना जरूरी था कि जो रिपोर्टिंग वर्ब हमें दी गई थी वो प्रेजेंट में थी या फ्यूचर में थी। जैसे मैंने देखा ये प्रेजेंट में थी, मैंने सिर्फ नाउन प्रोनाउन को चेंज करा और टेंस को चेंज नहीं करा, नीचे मेरा आंसर आ गया। दोस्तों दूसरे नंबर पे देखते हैं, वी सेड वी गो फॉर ए वॉक एवरी डे। वी सेड वी गो फॉर ए वॉक एवरी डे। दोस्तों हम जो कोई काम हैबिट के अकॉर्डिंग डेली करते हैं उन्हें हैबिचुअल फैक्ट भी कहते हैं, जो पॉइंट यहां पर नीचे लिखा हुआ है। आप इस पॉइंट को देखिएगा, ये एक एक्सेप्शनल केस है। इस केस में मुझे ये बात ध्यान रखनी है कि वो कोई भी काम जो मैं या कोई भी और डेली करता है एक हैबिट के तौर पर, और जिस समय ये वार्तालाप हो रहा है, जिस समय ये कन्वर्सेशन हो रहा है, अगर उस समय भी उसकी ये हैबिट चलती आ रही है तो हम इसका भी टेंस चेंज नहीं करेंगे। इसका मतलब हमें ये पता है दोस्तों, यहां लिखा है, हमने कहा था वी गो फॉर ए वॉक एवरी डे। इसका मतलब ये एक हैबिचुअल बात है, हैबिट है, वो डेली घूमने जाते हैं। तो जब हम इसको वैसे आमतौर पर चेंज करते दोस्तों तो ये बन जाता वी सेड दैट, और ये वी जो है आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता। दोस्तों यहां पर ये दोनों सेम है,
ये भी सेम है और ये भी सेम है, ऐसे केसेस में ये चेंज नहीं होते हैं। इसका मतलब वी का वी रहेगा, क्योंकि आपको फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना था। सब्जेक्ट में भी वी लिखा है और इधर भी वी लिखा है। इसका मतलब फैमिली ऑफ प्रोनाउंस में जो वी वाली लाइन है, अगर कभी भी ऐसे केसेस में ये दोनों चीजें, जिसे चेंज होना है या जिसे चेंज करना है, वो जिसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं, अगर वो दोनों एक ही नाउन प्रोनाउन एक ही फैमिली में एक ही लाइन से हैं, तो इनमें चेंज नहीं होता है। इसका मतलब ये वी वी ऐसे का ऐसा ही रहेगा। तो ये बन जाएगा दोस्तों वी सेड दैट वी, क्योंकि चेंज होना नहीं है तो वी का वी लिख दिया। अब कायदे से दोस्तों या गो की जगह हो जाना था वेंट, क्योंकि हम फर्स्ट फॉर्म को किसमें चेंज करते थे, सेकंड फॉर्म में। पर आपने यहां क्या देखा, मैंने आपसे कहा ये काम एक हैबिट के तौर पर डेली हो रहा है, एवरी डे, हर रोज होता है। इसका मतलब वो कोई भी काम जो हैबिट बन चुका है या हैबिट के तौर पर डेली किया जाता है, उसका भी टेंस चेंज नहीं करते हैं। इसका मतलब ये जो गो लिखा है दोस्तों, ये भी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर वो हैबिट खत्म हो चुकी है, पहले ही खत्म हो गई थी, आपको पता है कि वो अब नहीं जाते हैं, तो ये वेंट हो जाता। पर अगर आपको पता है वो अभी भी घूमने जाते हैं, जब उन्होंने आपसे कहा कि वो अभी भी घूमने जाते हैं, तो इसका मतलब इसको जिस टेंस में रखना था उसी टेंस में रखा। तो इसका आंसर बनेगा दोस्तों वी सेड दैट वी गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक एवरी डे। ये हमारे किस एक्सेप्शन को फॉलो करता है दोस्तों, लास्ट वाले। ये हमारा एक हैबिचुअल फैक्ट हो गया। इसका मतलब वो कोई भी काम जो एक हैबिट में लगातार होता है और उस समय तक होता आ रहा है, जिस समय कन्वर्सेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में चल रहा है, उस समय हम सिर्फ ऐसे केसेस का प्रोनाउन चेंज करेंगे, टेंस चेंज नहीं करेंगे दोस्तों। उसके बाद मैं इसी के ऊपर आ जाता हूं। जब कभी भी कोई प्रोवर्ब दोस्तों, कोई भी एक मुहावरा, कोई भी एक कहावत, ऐसी कोई चीज जो हमेशा सच होती है, जैसे किसी ने कहा लालच बुरी बला है, अवायरिस इज ए वाइस। किसी ने कहा जहां चाहा वहां रहा, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। किसी ने कहा एम्प्टी वेसल्स मेक मच नॉइज, जो लोग खाली होते हैं या खाली बर्तन ज्यादा आवाज करता है, जो मूर्ख होता है वो ज्यादा हल्ला करता है, बुद्धिमान शांत रहता है। तो ऐसे केसेस में जहां पर कोई प्रोवर्ब, कोई कहावत हमारे टेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट में लिखी होती है, वहां पर भी टेंस को चेंज नहीं करते हैं। आम केस में आप मेक की जगह मेड लगा देते, क्योंकि आपने पढ़ा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाती है। पर इस केस में वो रूल फॉलो नहीं होगा। इस केस में अगर कोई नाउन प्रोनाउन होता है वो तो चेंज हो सकता है, बट दोनों ही केस में टेंस चेंज नहीं होगा। इस केस में आई का शी बन जाएगा, पर गो का गोस बनेगा, गो का वेंट नहीं बनेगा। उसी तरह यहां पर एम्प्टी वेसल्स मेक मच नॉइज है, वो एम्प्टी वेसल्स मेक मच नॉइज ही रहेगा, उसका मेड मच नॉइज नहीं बनेगा। दोस्तों ये तीसरा हिस्टोरिकल फैक्ट, कोई भी ऐसी बात जो पहले से चली आ रही है, जो शाश्वत सत्य है, भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम ही रहेंगे। कई बार हम कह देते हैं कि तुलसीदास हिंदुस्तान के शेक्सपियर हैं, कालिदास हिंदुस्तान के शेक्सपियर हैं, तो वो हिंदुस्तान के शेक्सपियर ही रहेंगे। इसीलिए अगर हिस्ट्री में कोई बात कही गई है, तो वो हमेशा किसी ने कह दिया कि शिवाजी सबसे ज्यादा वीर मराठा हैं, तो वो अब भी सबसे वीर मराठा हैं, वहां पर भी आपको वॉज लगाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी कोई भी बात जिसकी पुष्टि हिस्ट्री करती है, आप उसका टेंस चेंज नहीं करेंगे। इसीलिए यहां वाले केस में भी इज एम आर का वॉज वर्ब नहीं बनाएंगे। जब इसको आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में ले जाएंगे, तो ये बनेगा द टीचर सेड दैट तुलसीदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ये बनेगा ही सेड दैट एम्प्टी वेसल्स मेक मच नॉइज। ये बनेगा शी सेड दैट शी गोज फॉर ए वॉक एवरी डे। उसके बाद दोस्तों हम यहां पर आते हैं, ये है यूनिवर्सल या साइंटिफिक ट्रुथ। वो कोई भी चीज जिसे विज्ञान अपनी तरफ से प्रूव करता है, जैसे विज्ञान में ये कहा जाता है कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो यहां पर आप बॉइल्स को चेंज नहीं कर सकते,
आप ऐसा नहीं कह सकते कि सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको सेकंड में चेंज कर दो, ये गलत है। जो कोई भी चीज चेंज नहीं हो सकती कभी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। आपने सुना होगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ही रहेगा, ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी नहीं हो सकता, क्योंकि आज भी ईमानदारी को सबसे अच्छी पॉलिसी कहा जाता है। तो यहां पर भी दोस्तों जो आंसर बनेगा वो बनेगा आई सेड दैट वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब बॉइल्स का बॉइल्ड नहीं होगा, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। दोस्तों उसके बाद यहां पर एक लिखा है यूनिवर्सल ट्रूथ। आपको पता है यूनिवर्सल ट्रूथ वो चीजें होती हैं जो रिलेटेड टू नेचर होती हैं, जो रिलेटेड टू यूनिवर्स होती हैं, जो रिलेटेड टू दिस वर्ल्ड होती है जहां पर हम रह रहे हैं। आप ये वाला पॉइंट देखिएगा दोस्तों, लास्ट वाले से ऊपर वाला, ये 7th वाला, यहां लिखा है द टीचर सेड दैट, ये द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब आपने देखा कि सर यहां पर तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। मैंने कहा हाँ, यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जरूर लगी हुई है, पर यह एक शाश्वत सत्य है कि सूर्य उदय हमेशा पूरब में होता है। तो इसीलिए ये चीज यहां पर लिखी हुई है कि द सन राइजेज इन द ईस्ट। आप राइज रोज रिजन, यानी कि राइज की 3 फॉर्म्स, राइज रोज और रिजन के अकॉर्डिंग इसको चेंज नहीं कर सकते। यहां पर अगर सनराइजेस लिखा है तो सनराइजेस के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। और ये जो 7th वाला सेंटेंस है ये आपके फर्स्ट वाले सेंटेंस को यहां पर इसको फॉलो करता है। इसका मतलब ये सेंटेंस इस रूल के अकॉर्डिंग चेंज होगा। जब भी यूनिवर्स से रिलेटेड कोई बात कही जाएगी, जब भी नेचर से रिलेटेड कोई बात कही जाएगी जो हमेशा के लिए सत्य है, आप उसका भी टेंस, प्रोनाउन, नाउन कुछ भी चेंज ना करें। इसका मतलब यहां पे क्या बन गया, द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। दोस्तों उसकी जगह आप 6th वाला सेंटेंस अब देखें। दोस्तों 6th वाले सेंटेंस में लिखा है शी सेड आई सॉ द सन राइजिंग इन द ईस्ट। दोस्तों यहां पर सेंटेंस चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया, उसने कहा मैंने सूर्य को पूरब से उगते देखा था। दोस्तों ये एक सच जरूर है, पर उसने जो चीज देखी थी वो पास्ट टेंस में देखी थी, इसीलिए यहां पर इस 100 को जरूर चेंज करिएगा। क्योंकि यहां पर ये नहीं लिखा है कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उगता है। यहां पर यह लिखा है कि जो सूर्य उगते उसने देखा था, इस देखा था को हमें चेंज करना है। तो जब आप 6th वाले सेंटेंस को चेंज करेंगे दोस्तों, तो ये बन जाएगा शी सेड दैट। आई शी के अकॉर्डिंग हो जाएगा शी सेड दैट शी सॉ है दोस्तों वर्ब की 2nd फॉर्म। ये हो जाएगा वर्ब की 2nd फॉर्म की जगह हैड प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म। तो आंसर बनेगा शी सेड दैट शी हैड सीन द सन राइजिंग इन द ईस्ट। बाकी सब आप छोड़ देंगे, आंसर अब बन जाएगा शी हैड सीन द सन राइजिंग इन द ईस्ट। इसका मतलब उसने सूर्य को पूरब दिशा से उगते देखा था। दोस्तों ये सारे पॉइंट्स कवर करना किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते किसी भी एस्पायरेंट के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस वहां पर आते हैं और हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बेसिक रूल्स को इन पे अप्लाई कर देते हैं, जिससे हमारा सही होता आंसर भी गलत हो जाता है। और हम कई बार की को दोषारोपण कर देते हैं की के ऊपर कि की गलत है, या मेरे 2 आंसर सही थे इन्होंने गलत दे रखे हैं। दोस्तों ऐसा बहुत रेयर होता है कि कभी कोई की गलत हो जाए, पर होती भी है तो हमें यह पता होना चाहिए कि जो मैं कह रहा हूं वो कैसे सच है। तो इस चीज को आप जरा जरूर एक बार ध्यान में रखिएगा। अब हम चलते हैं दोस्तों अपने 3rd वाले सेंटेंस पर। दे सेड टू मी वी हैव कंप्लीटेड योर वर्क। दोस्तों जैसा कि आपको पता है यहां पर सेड टू लगा हुआ है, तो ये दे टोल्ड मी हो जाएगा। दूसरी बात, ये सेड टू जो है वो पास्ट टेंस की रिपोर्टिंग वर्ब है, इसका मतलब इसमें सब कुछ चेंज करना है। दोस्तों जो वी है वो फर्स्ट पर्सन है, तो वो अकॉर्डिंग टू दे चेंज दे में हो जाएगा। तो ये बन जाएगा दे टोल्ड मी दैट दे। हैज हैव चेंज हो जाएगा हैड में, दे हैड कंप्लीटेड योर है दोस्तों 2nd पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा माई में, माई वर्क। इसका मतलब ये सेंटेंस लास्ट में बनेगा दे टोल्ड मी दैट दे हैड कंप्लीटेड माई वर्क। इसका मतलब जब हमने अपने द्वारा पढ़ी गई टेबल्स का रूल यहां पर फॉलो करा तो हमारे पास आंसर बहुत आसानी से आ गया। दे टोल्ड मी दैट दे हैड कंप्लीटेड, योर का मी की जगह माई हो जाएगा, दे हैड कंप्लीटेड माई वर्क।
उसके बाद दोस्तों हम फोर्थ सेंटेंस पर चलते हैं। फोर्थ सेंटेंस की शुरुआत में ही देखिएगा रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है। इसका मतलब अब हमें जो आगे रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस दिया गया है उसका सिर्फ नाउन प्रोनाउन और अदर वाला पोर्शन चेंज करना है, उसका टेंस चेंज नहीं होगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये क्या बनेगा, ही विल से दैट, अब माई जो है वो ही के अकॉर्डिंग हिज हो जाएगा। ही विल से दैट हिज ब्रदर, विल का हो जाएगा वुड मीट। अब दोस्तों यहां पर लगा है यू आपको पता है ये होता है सेकंड पर्सन आपका ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, इसके अकॉर्डिंग। तो जहां कहीं पर भी ऑब्जेक्ट नहीं लिखा होता, अगर आप चाहें तो इसको एज इट इज छोड़ सकते हैं। तो एंड में ये क्या बन जाएगा दोस्तों, ही विल से दैट हिज ब्रदर वुड मीट यू। ही विल से दैट हिज ब्रदर वुड मीट यू। इसमें आपने यू को यू चेंज नहीं करा क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ था, और जब अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता तो आप यू को यू के तौर पर भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो यहां एक ऑब्जेक्ट अपने तरीके से मान सकते हैं। आने वाले कुछ दिनों में हम इन सेंटेंसेस की और प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। अब हम पांचवें सेंटेंस पर चलते हैं। ही सेड टू यू, इसका मतलब ही टोल्ड यू, और रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में है तो आपने बड़े आराम से यहां पर सेड टू का टोल्ड कर दिया। ही टोल्ड यू दैट, आई आपका ही के अकॉर्डिंग बन जाएगा दोस्तों ही, इज एम आर बन जाएगा वॉज वर्ब तो वॉज। ही टोल्ड यू दैट ही वॉज राइटिंग अ लेटर टू हिज ब्रदर, माई भी दोस्तों ही के अकॉर्डिंग बन जाएगा हिज। यहां पर यू से किसी का कोई लेना देना नहीं पड़ा क्योंकि यहां पर कहीं भी सेकंड पर्सन नहीं था। तो एंड में ये सेंटेंस बनेगा दोस्तों, ही सेड टू यू ही वॉज राइटिंग ए लेटर टू हिज ब्रदर। सिक्स्थ हमने कर लिया दोस्तों, सेवेंथ हमने कर लिया, एट्थ वाला भी करना हमारे लिए कोई बहुत मुश्किल नहीं है। आपने सेड टू को बदला टोल्ड में, यू टोल्ड मी दैट। आई को अकॉर्डिंग टू यू बदलोगे तो ये भी यू बन जाएगा, यू टोल्ड मी दैट यू। विल का हो जाएगा वुड। हेल्प का हेल्प ही रहेगा दोस्तों क्योंकि हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। हमने लिखा था कि दोस्तों कैन कुड शैल शुड विल वुड मे माइट के बाद लगी हुई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है, कभी भी उसमें चेंज नहीं आता। टू के बाद लगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। यहां पर ये विल के बाद जो हेल्प लगा है वो भी हेल्प रहेगा, शैल के बाद लगा हेल्प भी हेल्प रहेगा, कैन कुड मे माइट इन तरह के वर्ड्स के बाद लगा हुआ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप सेकंड फॉर्म में चेंज नहीं करेंगे। तो ये भी दोस्तों ऐसे ही बनेगा, आई यू के अकॉर्डिंग चेंज होके यू में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों। ये यू ये मी के अकॉर्डिंग चेंज होके मी हो जाएगा, यू विल हेल्प मी इन कंप्लीटिंग, योर का हो जाएगा दोस्तों फिर से मी के अकॉर्डिंग माई। तो ये सेंटेंस लास्ट में बना दोस्तों, यू टोल्ड मी दैट, अब यू विल हेल्प मी इन कंप्लीटिंग माई वर्क। इस तरह से दोस्तों हमने देखा कि कैसे कुछ इन सेंटेंसेस को हमने कॉम्पिटिटिव नजरिए से अगर सॉल्व करने की सोची तो कुछ इन एक्सेप्शंस को भी हमें याद रखना पड़ा। आज की क्लास में हमने पूरी कोशिश करी है इन कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने की, ये सीखने की कि हमें रिपोर्टिंग वर्ब पे किस तरह से पैनी नजर बनाए रखनी है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो उस सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करना है। और ये कुछ एक्सेप्शंस हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के टॉपिक में, जिसमें हमें यह ध्यान रखना है कि कैसे हमें कई बार सारे रूल्स को एक साइड रख के इन एक्सेप्शंस के अकॉर्डिंग अपना चेंज करना होता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपके काफी सारे डाउट्स क्लियर होंगे और काफी सारे डाउट्स मन में पैदा भी होंगे। पर हमारी मुख्य कोशिश यही होनी चाहिए दोस्तों कि जितने भी हमारे डाउट्स हों उन्हें हम जल्दी से जल्दी पूछ के क्लियर कर लें, ताकि आने वाले समय में किसी भी कंपटीशन में या किसी भी एग्जाम में हमारे मार्क्स किसी भी तरह से ना कट सकें। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आज के वीडियो को देखने के बाद एक बार इसकी खुलकर प्रैक्टिस करना ना भूलें, और अगर किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों, गुड नाइट, थैंक यू।